क्वेश्चन है, लंबा दिख रहा है लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, एक धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 18 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 15 वर्ष के लिए 22% वार्षिक ब्याज, और दोनों साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो निवेश के बीच अंतर कितने का है, 4200। कुल धनराशि ज्ञात करना है। आया बात समझ में? मतलब कुछ पैसा है उसको दो भाग में निवेश किए, पहले भाग को 18 वर्ष के लिए 16% और दूसरे भाग को 15 वर्ष के लिए 22%। तो जो दोनों का अंतर है, जो राशि निवेश की है उसके बीच अंतर कितने का है, 4200। मतलब पहले भाग और दूसरे भाग दोनों के बीच अंतर कितने हैं, 4200। तो आपको क्या निकालना है, कुल धनराशि। कुल धनराशि जो निवेश किया था वो कितना है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पहले बेसिक से बता देता हूं। ठीक है, देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, आई इक्वल टू क्या होता है, PRT बटा 100। तो पहले का क्या होगा, पहला P1 हमको पता नहीं कितना राशि जमा किया है। ठीक है, लेकिन R कितना होगा 16% और T कितना हो गया, I का समझ 16% को 16/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन परसेंट रहने तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो ब्याज है इसके बराबर है, ये P2 कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए और 22%। I का समझ में? तो देखो क्या क्या कट जाएगा, परसेंट कट गया, मतलब बटे 100 रहता तब भी कट जाएगा। तो इसे काट देगा, परसेंट कट गया। और क्या क्या कटेगा, 3 6 18, 3 5 15, 2 11 22 और 2 8 16। देखो यहां से क्या मिल गया आपको, 8 से 48 P1, 48 P1 बराबर कितना हुआ, 55। तो P1 बटा P2 बराबर कितना हो जाएगा, 55 बटे कितना, समझ में आई? तो यहां से क्या पता चला, P1 में कितना रुपए दिख रहा है, 55 रुपए, और P2 में 48 रुपए। तो प्रश्न क्या बोला है आपको कि दोनों निवेश के बीच अंतर, यहाँ पे पहले में कितना निवेश दिख रहा है, 55 और दूसरे में 48। तो दोनों के बीच अंतर कितने का है, 7 का। लेकिन क्वेश्चन में कितना अंतर दिया है, 42। तो 7 42 का कितना गुना है, 7 से 42, 7 0 0 7 0 0 600। तो निकालना क्या है आपको, कुल धनराशि। देखो कुल धनराशि कितना होगा, P1 में 55 रुपए किया और इसमें 48 रुपए। तो P1 प्लस P2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13, 5 4 9 1 10, 103 रुपए। तो 103 में आप किसका पूरा करेंगे, 600 भाई, जो गुना आता है उसका करते हैं, 600। कितना आ जाएगा आंसर, 6 3 18, एक आगे 6 कम 6 2 0 लगा। तो कितना पैसा निवेश किया था, 61,800। ठीक है, आया समझ में, फिर समझ आगे। अब देखो इसी को हम जैसे डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, जैसे आई है इक्वल टू क्या होता है, PR% और T होता है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, कौन सा चीज कांस्टेंट है बताओ, बोल रहे हैं कि दोनों का निवेश क्या है, बराबर है। ठीक है, तो निवेश बराबर है, तो सॉरी निवेश बराबर नहीं, जो ब्याज है वो बराबर है। तो आई क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। दोनों में सेम है इसलिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब कांस्टेंट हो गया तो मैं एक चीज बताया था आपको, जैसे A बराबर BC कुछ भी चीज हो, या BC D भी हो सकता है। तो A और A मतलब A की तुलना यदि B से करें, C से करें या D से, एक दूसरे की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। मतलब A अनुक्रमानुपाती B, A अनुक्रमानुपाती C, A अनुक्रमानुपाती D। लेकिन B और C और D एक दूसरे का क्या होगा,
विपरीत होता है। कहने का मतलब बी अनुक्रमानुपाती 1/CD लिख सकता हूं, सी अनुक्रमानुपाती 1/C है तो BD लिख सकता हूं। ये चीज समझ में है, बता चुका हूं। तो इसी प्रकार यदि हम इसको कांस्टेंट कर दें, इसको कांस्टेंट कर दें, एक फिक्स है कांस्टेंट हो तो P बराबर क्या हो जाएगा बताओ? P अनुक्रमानुपाती 1/R% और T। इतना है कि नहीं समझ आ गया? तो देखो P1 और इधर क्या है P2, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? पहले वाले को 1/R%T, तो R%T को गुणा करके कितना हो जाएगा? 16 गुणित 18, 16 गुणित 18, परसेंट तो कट जाएगा दोनों साइड से, तो लिखने का जरूरत नहीं। दूसरे का क्या हो जाएगा? 15 गुणित 22। आए समझ? देखो सेम चीज, 3 सेकेंड 18, 3 × 15, 2 11 22, 2 8 16, तो 1/48, 1/55। ठीक, अब इसका इससे इधर गुणा करो, तिर्यक इसको इधर करो, तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको? 55/48। देखो P1 अनुपात P2 बराबर कितना मिल गया? 55/48। यहां पे लिखा था P1 बटे P2 बराबर 55/48। फिर यहां के बाद बाकी प्रोसेस को क्या करना है? सेम करना है। ठीक है, ये चीज अभी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन और अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट से बनाना है। ये चीज इजी पड़ेगा, इसमें क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा। आया समझ दोनों में? ठीक, देखो पिछले क्वेश्चन में कितने वर्ष निवेशित राशि कितने भाग में बटा था? 2 भाग में। इसमें कितना भाग में बटा है? 3 भाग में। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? P1 बराबर P2 बराबर फिर P3, फिर P1 अनुपात P2 अनुपात P3 करोगे बेसिक से। ठीक है, उसके बाद जो भी आएगा उसको जोड़ोगे, फिर कंपेयर करोगे। समझ में है? बेसिक इस प्रकार से। यदि डायरेक्ट बनाया तो कैसे बनेगा? इस मेथड से। देखो इस मेथड में देखो क्या है कि इसमें भी आई क्या है आपका? कांस्टेंट है। यहां भी आई कांस्टेंट था, इस क्वेश्चन में भी आई क्या है आपका? कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? P जो है या अनुक्रमानुपाती 1/RT हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? P1 अनुपात P2 अनुपात P3। ठीक, इसको क्या लिखूंगा मैं? 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 1/R3T। आए नहीं समझ? उसी चीज से लिखा उससे। देखो R1T1 से R2T2 तो यहाँ पे लिखो, तो क्या क्या हो जाएगा बताओ? 1/R1 का वैल्यू कितना है? देखो 4, परसेंट को लिखने की जरूरत नहीं, कट जाएगा। 4 है और T1 का कितना है? 12, तो कितना हो गया? 4 गुना 12। इसका कितना हो जाएगा? 5 × 20, 20 है 21, 21/4 गुणित 10। इसका कितना हो जाएगा? 15/2। आई बात समझ में? अब ये कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 48 हो गया अनुपात, ये कितना हो जाएगा? 2 × 6 10, 2 2 4। ठीक है, तो देखो 21/6 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 2/100। ठीक, और 2 1 कम 2 2 4, तो कितना हो गया? 1/7। अब देखो किससे कट जाएगा? 3 से कटेगा। ठीक, 3 सिंपल कटेगा। 3 16, 16 हो गया, 3 3 9, 3 × 6 15 और 3 20। ठीक, तो ऊपर लिखो। तो आगे क्या मिल जाएगा हमको? यहां से 1/16 मिल गया, 2/35 मिल गया और 1/20। पिछले टाइम में 2 भाग में निवेशित था तो हम लोग सिंपल से ऐसे गुणा कर दिए, लेकिन इसमें 3 भाग में है तो क्या करते हैं? इस प्रकार क्वेश्चन में सबसे पहले उसको क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं। तो LCM कितना आ जाएगा बताओ?
एचसीएफ निकालना है 16, 35 और 20। कोई भी एक संख्या पहले पकड़ लो, 4 को पकड़ लो, 16 को पकड़ो, 4 को 4 लिख सकते हैं 16 को। अब 20 को पकड़ लो, तो 4 बचे 20। अब कौन बचा 35, तो 5 है, एक साथ चाहिए, तो 5 से क्या हो गया। अब इस चीज को उठा के यहाँ पे रखोगे पहले वाले, तो क्या हो जाएगा 16 16 कट गए, क्या बचा सिर्फ 35। यहाँ पे उठा के रखोगे तो 5 से 35 कट जाएगा, क्या बचा 16, लेकिन ऊपर में 2 भी है, तो 16 गुणी 2 32। फिर इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो 20 कट गया, 7 4, ठीक है। तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3, तो फाइनल वैल्यू कितना मिल गया आपको 35, 32 और 38, ठीक है। मतलब P1 में कितना रुपए निवेश किया, तो 35 रुपए, इसमें 32 रुपए और इसमें 28 रुपए। अब तीनों को जोड़ो, कितना होगा 8 2 10, 10 5 15। P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर कितना हो गया 15। हासिल आइए 3 6 और 3 9, कितना हो गया 55। लेकिन प्रश्न में कितना दिया है 11,400। 95 का वैल्यू कितना है 11,400। अब देखो 19 का पहाड़ा याद होगा तो पता चल जाएगा कि दोनों कट जाएगा, ठीक है। 19 पर से कितना होता है 95, 19 से 114, 19 शून्य 19 शून्य। अब देखो 5 एक कम 5, 5 बार हम काटे 5 शून्य, यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 120 रुपए। अब देखो प्रश्न क्या पूछा, अधिकतम व न्यूनतम निवेश। अब बताओ इसमें से अधिकतम निवेश किसमें है 35, न्यूनतम कौन सा है 28, तो इनके बीच क्या है अंतर। तो 35 और 28 के बीच कितने का अंतर है 7 का है, तो क्या करोगे 7 गुणित 120, तो 12 सत्ते कितना होता है 14, 8 को 40। आए समझ देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। 79 रुपए को 3 भागों में विभाजित कर कर्ज दिया गया, किसको किसको ए बी और सी को 5% साधारण ब्याज पर क्रमशः 2 3 व 4 साल के लिए, ठीक है। यदि तीनों की राशि उनके संबंधित कर्ज की अवधि के बाद समान है तो ए को कितना कर्ज मिला, मतलब पहले व्यक्ति को कितना कर्ज मिला इसको। तो देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था आपका साधारण जो ब्याज मिल रहा था वो बराबर था, इसमें क्या बराबर है आपका, जैसे ए को मान लीजिए 100 रुपये मिला, ठीक है। 79 30 रुपये को बांटे, मतलब ए को 100 रुपये, इसको वाई इसको जे। अब मान लीजिए इसको ब्याज पी मिला, इसको क्यू मिला और इसको आर मिला, ठीक है। तो ये मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट। तो अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कहने के बाद अब 100 प्लस पी बराबर वाई प्लस क्यू बराबर जेड प्लस आर। मतलब इस बार क्या बराबर है A1 A2 और A3। समझ में है, पिछले वाले क्वेश्चन में ब्याज बराबर था, इस बार ब्याज को और जो मूलधन इनको दिया गया है कर्ज उसको जोड़ोगे तब क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। प्रश्न एक है समझ, मिश्र धन बराबर है। तो अब देखो अमाउंट बराबर क्या जानते हैं आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाता है अच्छा इंटरेस्ट का बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, साधारण ब्याज का क्या सूत्र है बटे 100, ठीक है। अब पी जैसे कॉमन निकाल दो तो अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचा और वहां पे आर टी बटे 100। इसको और एक क्या लिख सकते हैं पी 100 इधर पूरा हो जाएगा 100 प्लस आर टी बटे 100। तो ये बराबर फाइनली इतना मिल गया, ठीक है। समझ में आया ये बराबर। तो इस प्रश्न में क्या है कि ए है वो क्या है बराबर है, मतलब कांस्टेंट कौन सा होगा
ये वाला कांस्टेंट हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया। अब कौन सा कांस्टेंट होगा? सभी में 100 आएगा, ये भी कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या जानते हो जब कांस्टेंट होता है ये सामने वाला इसके तो अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसे बताया था ए बराबर बीसी, बी और सी एक दूसरे का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर क्या है बताओ? पी, यदि ए को हम कांस्टेंट रख दें तो क्या बचेगा? पी और 100 प्लस आर। ठीक, ये तो कांस्टेंट है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 100 प्लस आर। नहीं समझ आया? तो अब देखो, अब इसको कैसे बनाएंगे हम? इसको निकाल दो इससे। अच्छा चलो इसी बनाओ। ठीक, ये समझ में आएगा ना? पी अनुक्रमानुपाती क्या होगा? 1/100 प्लस आर। तो पहले के लिए जैसे P1 की जैसे करते थे सेम प्रोसेस अब करना है। ठीक है, पहले के लिए क्या हो जाएगा बताओ? 100 प्लस आर। सबके लिए 5% है, तो क्या हो जाएगा? देखो मैं एक लिए लिख दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। 100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3। आएगा समझ? अब कितना हो जाएगा? 100 प्लस, देखो R1 का वैल्यू तो 5 है, कितने वर्ष के लिए है? 2, तो कितना हो जाएगा? 10 अनुपात इसका कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? 1/110, 1/115, 1/120। देखो सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो कई बार जैसे क्वेश्चन कठिन करना चाहेगा या लेंथी देना चाहेगा तो इस प्रकार से दे देते। ठीक है, तो जब इसको काटो कितना आएगा? 5 से काटो, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 3 15, 5 दूने 10, 5 4 20। यहां पे लिखो। तो फाइनली आपको क्या मिल गया? देखो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/22 अनुपात 1/23 अनुपात 1/24। अब इसके बाद क्या करते हो? एलसीएम निकालते हैं। तो 22, 23 और 24 के एलसीएम कितना आ जाएगा? मैं यहां पर निकाल रहा हूं। ठीक, 22, 23, 24 के एलसीएम कितना आएगा? क्या बताया? कोई भी एक संख्या पकड़ लो, जैसे 22 को पकड़ ली तो 11 दूने 22। अब 24 है तो 2 तो है, अब क्या चाहिए आपको? 12। अब 23 क्या है? आपका प्राइम नंबर है, किसी के मल्टीपल में होगा नहीं तो सीधा सीधा कितना है समझ? अब इसको उठा के यहां पे जिसे रखोगे तो 22 को काट के क्या बचे नीचे में? 12 गुणा 23, 12 गुणा 23। अब 23 वाला कट जाएगा, क्या बचेगा? 22 गुणा 12। अब यहां पे क्या कट जाएगा? 24 कट गया, तो क्या बचा? 11 गुणा 23। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बताओ? 12 दिया 36, 6 हासिल है, 12 दूने 24 दी 27, 276। अच्छा, हम लोग इसको नीचे में कहा लिख रहे हैं यार? ऊपर में होगा ना सब, 1 बटा थोड़ी होगा, 1 बटा नहीं होगा। तो कितना होगा? 276 है इसका। इसका कितना हो जाएगा? 22 2 12 दूने 24, 12 दूने 24 और 26, 11 दिया 33, 11 दूने 22 और 3 25, 11 दिया 33, 3 22 25, कितना है? ठीक है, तो किसका वैल्यू है? P1 P2 और P3 का। तो तीनों को जोड़ो, कितना होगा? 3 4 7 7 6 13 का 3 हासिल आया 1, 6 6 6 12 12 7 19 का 9 हासिल आया 1, 3 2 5 5 2 7, कितना आया? 793। मतलब तीनों को जो कर्ज दिया तो कितना आ गया? 793। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन में कितना है? 9330। तो कितना गुना है इसका? 10 गुना। 793 कम 793 और 0 है तो 0। तो हमको क्या वैल्यू फाइंड करना था? ए को कितना कर्ज प्राप्त होगा? तो ए को देखो कितना मिला है? 200
76, तो 276 पूरी 10 करेंगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 27680 लगा। आए कि नहीं समझ में? ठीक है, देखो 18,200 रुपए की राशि तीन योजना ABC में क्रमशः 5, 8 व 4 वर्ष के लिए क्रमशः 12%, 10% और 12.5% साधारण ब्याज की दर से निवेश करते हैं। ठीक है, प्रत्येक योजना पर मिलने वाली धन राशि का अनुपात 3:7:4। पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो जो आपको राशि जो मिल रहा था ब्याज के बाद, कर्ज के बाद, वो क्या था आपका समान था, लेकिन इसमें क्या है समान नहीं। तो प्रत्येक योजना पर मिलने वाली धन राशि, तो ये धन राशि किसका बात कर रहा है, प्रिंसिपल का कर रहे हैं कि अमाउंट का? अमाउंट का बात कर रहे हैं, मिश्र धन करें। 12% की दर से दिया कितने वर्ष के लिए? 5 के लिए, 10% 8 के लिए और 12.5 4 के लिए। तो उसके बाद जो राशि उसको मिल रही है प्रत्येक को ABC और योजना में, तो वो क्या हो जा रही है, बराबर हो जा रही है। पहले तो अलग अलग बांटा गया होगा, ठीक है, 18,210 रुपए को अलग अलग बांटा गया है, लेकिन अच्छा बराबर नहीं हो रही है। किस अनुपात में हो रही है? 3:7:4। पिछले वाले क्वेश्चन में बराबर हो रही थी, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है 3:7:4। ठीक है, तो देखो ए बराबर, पिछले वाला क्वेश्चन में क्या देखे थे, P प्लस आई। तो आई का वैल्यू कितना है, P/RT/100। P को बाहर निकालने के क्या होता था, 1 + RT/100। इसको एक बार और सॉल्व कर दीजिए, P बराबर 100 + RT/100 इतना मिला था। ये किसका वैल्यू है, A। अब इसमें देखो कांस्टेंट है क्या, A कांस्टेंट नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 A2 अनुपात A3। A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो P की जगह हम क्या लिख देते हैं, P1। हमको पता नहीं है कितना राशि जमा करें, और 100 + R1T1 बटा 100। इसको मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। P2 बराबर क्या होगा, P2 = 100 + R2T2 बटा 100, और इसका कितना होगा, A3 बराबर P3 × 100 + R3T3 बटा 100। कितना है समझ में? अब देखो P1 का वैल्यू हमको पता नहीं है, सब में 100 कट जाएगा ना। देखो वही चीज मैं पिछले क्वेश्चन बता रहा था, कांस्टेंट है तो कट जाएगा। 100 + 100, R1 का वैल्यू देखो कितना है 12, और T1 कितना है 5। तो 12 + 5 कितना हो गया, 7। तो 100 कितना हो गया, 160। आएगा नहीं इतना चीज समझ, डायरेक्ट क्यों आए समझ। देखो 100 तो पहले से है, R1 का वैल्यू कितना है 12 और 5, तो 12 + 6 60, तो कितना हो गया 160। P2 का साथ क्या होगा, देखो R2 का वैल्यू 10 और यहाँ पे 8, 10 और कितना हो गया 80, तो 100 कितना हो जाएगा। इसका देखो 12.5 और 4 कितना होता है, 12.5 और 4 50, 150। अब देखो A1 A2 और A3 का अनुपात आपको कितना दे दिया है, 3 7 और 4, 3 7 और 4। ठीक, अब इस जो कटेगा काट दो, ये तो कट ही जा रहे हैं 0 0 सब। ठीक है, तो क्या मिल गया, 16 P1 18 P2 15 P3 = 3:7:4। ठीक है, अब देखो मैं एक टू करके बताता हूं। 16 P1 बराबर कितना है 3, 18 P2 बराबर 7, 15 P3 बराबर 4। एक मैं करके दिखाता हूं, 16 P1 बराबर कितना हो गया आपका 3, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा 3/16। समझ में आया? तो कहने का मतलब जिसमें डायरेक्ट यहां से निकालू P1 अनुपात P2 अनुपात P3, तो कितना मिल जाएगा, पहले वाले का कितना मिला 3/16, दूसरे वाले का कितना मिल जाएगा 7/18, तीसरे वाले का 4/15। आई के अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल लो, 16 को पकड़ लो,
कितना हो जाएगा? इसको पकड़ लो, ठीक है, 15 को इससे भी आ जाएगा। जैसे 15 को पकड़ने तो 3 बचे, अब 18 चाहिए, 3 छके 18। अब देखो 16 चाहिए, तो 16 के लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए, इसमें तो 2 है, 8 चाहिए, 8 चाहिए। आए समझ में? अब इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा? पूरा पूरा उठा के यहाँ पे रखो ऊपर में, तो देखो 8 2 में 16 कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 3 9, 9 बचे 45, और 45 के कितना होता है? 135। आप धीरे धीरे करके लेंगे, आए समझ? प्रोसेस सेम। अब 18 आ गया, तो 6 3 18 तो कट जाएगा, तो 8 5 से 40, तो 40 सत्ते 7 4 28, 280। समझ में आया? 15 15 कट गया, तो 8 छके 48, और 48 चौक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 चौक कितना हो जाएगा? 200 होता है, तो कितना हो गया? 292। नहीं है समझ? इसको जिसे उठाएंगे यहाँ पे, सॉरी 292 नहीं, 192, इसको उठाएंगे इसे करके तो 15 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा? 48 और 4, तो 4 में 32, 16 और 192, ठीक है। आई का चीज समझ? 135, 280 और 192, तीनों को जोड़ो कितना होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 2 7, 9 8 17, 3 20, 0 82, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, कितना आएगा बेटा? 607। और 607 का वैल्यू कितना है देखो? 18,000। अब देखने से कुछ पता चल रहा है कितना गुना होगा? देखो 600 दिया 1800 और 7 दिया 21, इतना का कितना गुना हो गया? 3 गुना। 1 0 है तो 30 आ गया। अब देखो क्या करना है, तब योजना सी में निवेशित राशि, तो सी वाला कौन सा है देखो? 192, 192 पूरा 30 कर दो, कितना आ जाएगा? 3 2 ने 6, 3 ने 27, 7 80 लाए 2, 3 1 3 2, तो 57 60 आपका क्या हो गया? आंसर आएगी। समझ? फिर से बताओ क्या होगा? प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति 2 बच्चों जिनकी आयु क्रमशः 9 वर्ष और 13 वर्ष है के बैंक खातों में 21,750 रुपए की धनराशि इस प्रकार निवेश करता है। 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बराबर धन मिलता है। तो हाँ, तो बराबर धन मिलता है मतलब क्या चीज बराबर है इसमें? हाँ? बराबर धन मिलेगा तो पैसा किसी जब अकाउंट में जमा करोगे तो मिलेगा, तो ब्याज सहित तो मिलेगा। तो ब्याज सहित मतलब क्या बराबर है? मिश्र धन बराबर है। तो मिश्र धन बराबर है मतलब वो कांस्टेंट है, ठीक है। जब ये चीज कांस्टेंट आता है तुम्हें क्या बताया था? ये कांस्टेंट है, ये भी आपका 100 वाला कांस्टेंट हो गया, ठीक है। P और 100 प्लस 8 उससे क्या होगा? विपरीत होगा, मतलब क्या हो जाएगा? P अनुक्रमानुपाती 100 प्लस 8। इतना चीज समझ में आई? तो क्या हो जाएगा आपका? P1 अनुपात P2, तो 1/100 प्लस 8, 100 तो हो गया। R1 T1 कितना होगा देखो? 9 साल है छोटा बच्चा का, 21 साल होना है, तो 9 और 21 में कितना साल लगेगा आपका? 21 माइनस 9 पर कितना साल लगेगा? 12 साल। और दूसरे बच्चे का वो 13 साल का है, कितना साल उसको चाहिए? और 8 साल। ये समझ में नहीं है? 21 साल होते तक करना है। तो पहले के लिए कितना हो जाएगा? 100 प्लस R का वैल्यू कितना है? 4.5, तो 4.5 इंटू कितना हो गया? 12। और दूसरे के लिए 100 प्लस 100 प्लस कितना है? 8 गुणी 4.5, मतलब 4.5 गुणी 8, कितना हो जाएगा?
12 5 60 शून्य 6 12 4 48 2 50 4 54। आज समझ 12 5 60 तो शून्य हंसी लगे 6 12 4 48 2 50 4 54। एक घर के बाद दशमलव तो कितना आ गया 100 प्लस 54। ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 8 5 40 शून्य हंसी लगे 8 4 32 4 36। यहाँ पे 36 होंगे तो 1/100 कितना मिल गया 54 और कितना हो गया 136। ठीक है ये कटेगा कि किसी से 2 से काट दो 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 2 छठे 12 2 अट्ठे 16 मिल गया। अब देखो सिंपल दो चीज है उनका तिर्यक पूरा कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको फाइनली P1 अनुपात P2 बराबर 68 अनुपात 67। इतना चीज है समझ। तो देखो कुल राशि कितना है आपके पास 21,750। यहाँ पर कितना हो रहा है कुल 68 प्लस 70 को जोड़ेंगे 7 8 15 का 5 हासिल है 1 7 से 13 1 4 तो 145 का वैल्यू कितना है 21,750। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 21,750 बटा 45। ठीक है आपको निकालना किसका छोटे बच्चे का कितने पैसे खाते में कितना पैसा डाला गया तो छोटे बच्चे खाते में कितना डाला गया देखो 68 तो क्या करो दोनों साइड 68 का गुणा करो 68 कितना हो जाएगा 21,750 बटा 45 गुणा। ठीक इसका आंसर कितना आ जाएगा मैं डायरेक्ट 10,000। आप कैलकुलेट करके देख लेना हो सकता है गलत भी हो सकता है। ठीक आया समझ। ठीक थैंक यू।